तमाम लोगों के मुंह पर ताला लटका हुआ है। क्या इन लोगों को वोट की सियासत ही है? क्या समाज के ही मायने नहीं रखता है? दोनों राजनीतिक दल डर रहे हैं क्योंकि ये जनता को वोट बैंक समझते हैं। तो इन तमाम नेताओं की वो योजनाएं कहाँ पे गई जहाँ पे इन्होंने करोड़ों अरबों का बजट फूंका इस कुरीति को खत्म करने के लिए? इसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे दिग्विजय सिंह वो राज्यसभा में थे, इसी तरह से लोकसभा की समिति भी थी। आप लोग क्यों ऐसी आग जला देते हैं जिसमें सब कुछ भस्म होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं? जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एक समानता का माहौल जो है वो बिल्ड किया जाए। तो जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, जो आरोपी है, उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। कौन सा जो हमारा यूथ है इसको कहाँ पे बरगलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ये लोग? बच्चों के ऊपर सियासत शुरू हो गई अब, और बच्चों के वजह से जो पेरेंट्स है वो भी अंडर प्रेशर आ गए। ओबीसी आंदोलन जो एक आपका मंडल आंदोलन हुआ था, उस दौर की बात आ रही है। ऐसा ना हो समाज एक बार फिर से आमने सामने सड़कों पे आ जाए, और इसमें शिक्षा मंत्रालय जो जिसकी अहम जिम्मेदारी है उसकी चुप्पी सबसे महत्वपूर्ण। क्या शिक्षा मंत्रालय क्या सबक सिखाने की कोशिश में है? आज कांग्रेस और भाजपा की स्थिति भी जल्दी ही असहज होने वाली है। यही बीजेपी है जो ये कहती है कि पहले हम सनातनी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। इनका कोई राजनीतिक आंदोलन होता जिसमें धार्मिक उन्माद होता, धार्मिक भावनाएं होती, तो ये लोग पम्फलेट्स जारी करते। भगवान राम का मुद्दा पहले आ गया है ना, तो अब ये हो गया कि जी कांग्रेसी कहते हैं कि हम भी कम भगवान राम के वो नहीं है। फिर हनुमान जी आ गए, अब भगवान श्री कृष्ण जी का भी चर्चा ये शुरू हो चुकी है। ऐसा क्या माहौल बन रहा है जिसमें इन लोगों को जो शिक्षा है, जिसमें हमारे बच्चों ने आगे जाना है, हर वर्ग का बच्चा आगे जाएगा। बड़े नेता जो है दूरी बना रखे हैं। मैं जितने बयान देख रहा हूँ उनमें कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे। इन लोगों को हमेशा अपना फिक्र रहता है जो हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी चीजें हैं, उसमें दलितों के बच्चे भी आएंगे, उसमें हम लोगों के बच्चे भी जाएंगे। कौन सा मैसेज दे रहे हैं ये? बड़े नेता जितने हैं आप देखिए, सभी के बच्चे जो है, कोई बोस्टन में है, कोई ह्यूस्टन में है, कोई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हमारे बच्चों के पास आप स्कूलों में तब जाते हैं जब एनुअल फंक्शन हो या फिर कोई और ऐसा मुद्दा हो जहां पर आपने आप लोगों को वोट एकजुट होके चाहिए। पब्लिक एक दूसरे के साथ जितनी मर्जी जुतम पैजार कर ले, आप लोगों को कोई लेना नहीं। नौकरियां देने की बात होती है, वहां कभी भी जो बैकलॉग पड़ा है ओबीसी का, उसको भरने की बात कोई सरकार नहीं करती है। कि जो सीटें रिजर्व होती है ना, वहां पर भी खेल होता है। हम लोगों को तो राशन का कोटा भी भिखारियों की तरह देते हैं और हम लोग उसे लेते हैं। आज सुबह मैंने जो हाई एंड के नेता होते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी, सेकंड लाइन जो होती है उनसे भी बात करने की कोशिश करी। ये जवाब दिया गया कि भैया अभी हमारी पार्टी की जो लाइन है इस मुद्दे पे वो क्लियर नहीं है, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। और कुछ एक नेता तो ऐसे भी मेरे से टकरे जिन्होंने ये पूछा कि यूजीसी है क्या। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। यूजीसी एक्ट एक ऐसा एक्ट आ गया कि जिसमें फैक्ट एंड फिगर्स को लेके एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो पूरे देश में बरपा हुआ है। लेकिन आलम यह है कि इस एक्ट पर वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं जिनकी वजह से ये तमाम जो बवाल है वो खड़ा हुआ है। और इस हमाम में कहें तो बीजेपी और कांग्रेस, इनके जो नेता है ना, उनकी तमाम की हकीकत वही है जो हमाम से जुड़ी हुई कहावत है, ठीक वैसा ही सब कुछ नजर आ रहा है। आज इस मुद्दे पर हमने जो बीजेपी और कांग्रेस के, चाहे हिमाचल के खाते से हो, चाहे राष्ट्रीय खाते से उनका हिस्सेदारी सियासत में बनती हो, उन तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। लेकिन एक भी नेता अपना जो कहते हैं ना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जुबान पर उतना बड़ा ताला लटका हुआ है, जितना बड़ा ताला इस मुद्दे पर लोगों के आगे लटक गया है कि आखिर होगा क्या। यही वजह रही कि आज मैंने अपने साथ अपने सहयोगी पंकज पंडित से गुजारिश करी कि पंडित जी आप ही जरा आ जाइए और इस मुद्दे पर अपना जो सोच है उसका ये पक्ष भी रखें और एक चर्चा जो बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर भी बात करें। तो पंडित जी मेरा पहला सवाल रहेगा, जिस तरह से मैंने पहले बात करी कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर अगर देखा जाए तो तमाम लोगों के मुंह पर ताला लटका हुआ है। क्या इन लोगों को वोट की सियासत ही है? क्या समाज के ही मायने नहीं रखता है?
उदय भाई, आपका सवाल बहुत बेहतर है। असली सवाल यही है कि जनता को सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देखा जाता है और इस मुद्दे पे हाथ लगाने से दोनों राजनीतिक दल डर रहे हैं, क्योंकि ये जनता को वोट बैंक समझते हैं। लेकिन जिस तरह से इस समय मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में और पूरे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, समाज दो भागों में बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में जंग शुरू हो गई है, एक पक्ष में है एक विपक्ष में, और जिस तरह से सरकार ने और विपक्ष ने इस मामले में चुप्पी बनाई है, वो निस्संदेह चिंतनीय है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें समाज में बड़े स्तर पर विघटन हो जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या है। ये 12 जनवरी 2026 से ये जो है ये नियम लागू किया गया है। ये 2012 का कानून था, उसे जो है वो नए सिरे से लागू किया गया है, जिसमें जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और इसमें निवारण कमेटियों का गठन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे करना जो है जरूरी किया गया है, क्योंकि यूजीसी जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है उनका पूरा का पूरा उनका सिस्टम जो है वो मैनेज करती है। मैं पंडित जी आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कितनी योजनाएं इन्हीं सरकारों ने चलाई। अभी पिछले लगभग 2.5 दशक हो गए, 2.5 दशक हो गया बीजेपी बैठी हुई है, उससे पहले कांग्रेस बैठी हुई थी। तो इन तमाम नेताओं की वो योजनाएं कहाँ पे गई जहाँ पे इन्होंने करोड़ों अरबों का बजट फूंका इस कुरीति को खत्म करने के लिए। इसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत क्या है कि लोगों को अंग्रेज चले गए, लेकिन फूट डाल और राज करो वाली राजनीति यहाँ पर सामने नजर आ रही है। अगर मैं शिक्षा मंत्रालय जहाँ से ड्राफ्ट बना है उस समिति में जो है वो सांसद भी थे हमारे, हिमाचल से भी एक सांसद रहा हूँ। यहाँ पे दिग्विजय सिंह वो राज्यसभा में थे, इसी तरह से लोकसभा की समिति भी थी, लेकिन यहाँ पर जो काबिलियत है नेताओं की, चाहे वो पक्ष विपक्ष जिस मर्जी के हो, कौन सी ऐसी आप लोगों की रणनीति थी जिसकी वजह से आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि समाज बंट जाएगा? आप लोग क्यों ऐसी आग जला देते हैं जिसमें सब कुछ भस्म होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं? देखिए उदय भाई, अगर मैं ओवरऑल जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितनी डिबेट इस समय सभी टीवी चैनल में चली हुई है, उसमें निश्चित तौर पे एक बात तो है, उत्पीड़न की शिकायतें अगर हम देखें तो उनमें 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है शिक्षण संस्थानों में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे रोहित वेमुला मामला हो, अन्य मामले हो इस तरह के जहाँ जातिगत भेदभाव के मामले उच्च शिक्षण संस्थानों में आए थे, उस पर सरकार को जो है कड़े दिशा निर्देश दिए थे। और उसके बाद ये प्रक्रिया चली थी कि जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एक समानता का माहौल जो है वो बिल्ड किया जाए, उसके आधार पर इसको लागू किया गया। लेकिन इसका विरोध करने वाला जो पक्ष है उसका साफ कहना है कि इसमें हमारी बात सुनने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले था कि यदि आप शिकायत करते हो, यदि आपकी शिकायत गलत पाई जाती है तो झूठी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई का प्रावधान था, उसे इस बार हटा दिया गया है। सबसे पहला विरोध तो इसका ये है क्योंकि समाज में किसी भी वर्ग से भेदभाव जो है वो स्वीकार्य नहीं है, और ये हमारा संविधान कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो निश्चित तौर पे यदि शिकायत करने वाले को अगर अधिकार है तो जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, जो आरोपी है, उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। इस पर एक ये सबसे मुख्य मांग जो है ये आई है। मैं जिस तरह से अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। और सियासत के चक्कर में ये लोग रहते हैं कि सियासत चलनी चाहिए। तो अभी 6, 4, 1 और 3 एक सांसद जो हैं वो बीजेपी के खाते से हैं। तो अब ये तमाम लोग अपने मुंह पे चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, और यही लोग हैं, यही कांग्रेस होगी, यही बीजेपी होगी, जब चुनाव आएंगे तो ये लोग एक तरफ को चुपके से जाके एक से बात करेंगे, चुपके से जाके दूसरे से बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि इनके मुंह पे ताले लटक गए? भाई ऐसा मेरा सवाल वही रहेगा कि आप लोगों को अपनी जिंदाबाद, अपनी विरोधियों की मुर्दाबाद चाहिए। समाज मुर्दा हो जाता है, हो जाए, समाज की जान निकलती है, निकल जाए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूजीसी जिसकी बात करते हैं, मेरे को याद है कि एक दौर में डीडी का एक यूजीसी के ही कार्यक्रम चलते थे, वहाँ पर ज्ञान ध्यान की बातें हुआ करती थी, जो फैक्ट एंड फिगर्स से उसके ऊपर साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इन पे डिस्कशंस हुआ करती थी। और आज क्या हो रहा है? ये कौन सा जो हमारा यूथ है, इसको कहाँ पे बरगलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ये लोग? क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं, जो एक पक्ष है उसके भी है, जो विपक्ष में है, जो विरोध में है, उनके बच्चे भी हैं। बच्चों के ऊपर सियासत शुरू हो गई अब, और बच्चों के वजह से जो पेरेंट्स हैं वो भी अंडर प्रेशर आ गए।
देखिए उदय भाई, मुझे वो ओबीसी आंदोलन जो एक आपका मंडल आंदोलन हुआ था उस दौर की बात आ रही है। ऐसा ना हो समाज एक बार फिर से आमने सामने सड़कों पे आ जाए, और इसमें शिक्षा मंत्रालय जो जिसकी अहम जिम्मेदारी है उसकी चुप्पी सबसे महत्वपूर्ण। क्या शिक्षा मंत्रालय क्या सबक सिखाने की कोशिश में है? सबक नहीं, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय को सामने आना चाहिए, और अगर कोई भी किसी भी तरह का भ्रम अगर उन्हें लगता है कि ये जो एक्ट है इसमें बेहतरी है, तो इसमें जो भ्रम है उन्हें दूर करने के लिए उन्हें शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा, इसमें जो कमेटी बन रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि उसमें सामान्य वर्ग को जो है वो कोई विशेष तरजीह नहीं दी गई है। उसमें SC ST OBC महिला हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रखना जरूरी है। दूसरा ये पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट था, लेकिन जरूरी है कि इस एक्ट को लागू करने के पहले इसके बारे में युवाओं से चर्चा होती, शिक्षण संस्थानों में चर्चा होती, जागरूक किया जाता और उसके बाद ये एक्ट लाया जाता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आज कांग्रेस और भाजपा की स्थिति भी जल्दी ही असहज होने वाली है, क्योंकि कई बड़े नेताओं के धीरे धीरे बयान आने शुरू हो गए हैं और उन पर जनता का दबाव बनना शुरू हो गया है। लेकिन समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है जो समाज इन चीजों को भूलकर धीरे धीरे एक भारत की ओर बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं दोबारा बचने के कगार पर आ सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, है ना, कि एक है और पूरा विश्व, हाँ पूरा विश्व एक है, और अब ग्लोबल विलेज भी पूरी दुनिया बन चुकी है। तो अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, तो यहाँ पर जब इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना हो, धार्मिक चीजें करनी हो, तब तो कोई जातिगत तो वो नहीं रहता है। यही बीजेपी है जो ये कहती है कि पहले हम सनातनी हैं, है ना, तो अब सनातन में भी वो सारी चीजें आ गई। अगर यहाँ पे देखा जाए ओबीसी की बात की गई है, तो यहाँ पर तो चलिए एक तबके को माना जा सकता है, बाहर तो जाकर जो अल्पसंख्यक हैं वो भी ओबीसी के इसमें काउंट होते हैं। बिल्कुल, मुसलमान भी सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो भी कि कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो भी ओबीसी में आते हैं और उनको भी इसका संरक्षण मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैं अभी देख रहा था कि कुछ जगह जो है जाट ओबीसी में आते हैं और कई जगह वो सामान्य में है, तो वहां पर एक वर्ग के ही दो, अगर मान लो कि उस शिक्षण संस्थान में दो वर्ग के पढ़ते, एक सामान्य में आएगा एक ओबीसी, एक तरह से कास्ट ही दूसरे के खिलाफ, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जातियां जो है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्तर पर उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। तो ओवरऑल मुझे चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय को धर्मेंद्र प्रधान जी की नैतिक जिम्मेवारी है कि उन्हें सामने आना चाहिए और ये जो सवाल समाज में उठ रहे हैं हर वर्ग से, उन सवालों का जवाब देना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। इससे पहले ये जो लड़ाई है ये सोशल मीडिया से उतरकर सड़कों पे उतर आए। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अगर इनका कोई राजनीतिक आंदोलन होता जिसमें धार्मिक उन्माद होता, धार्मिक भावनाएं होती, तो ये लोग पम्फलेट्स जारी करते, ये लोग एक मुहिम चला देते और सब कुछ हो जाता है। ये तो शुक्र मनाइए कि भगवान का कोई वर्ण नहीं है, भगवान का कोई वर्ग नहीं है कि उसको मानने की एक पुख्ता धारणा है कि उसी तरीके से हम चलते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जो धार्मिक उन्माद था उसमें मैं अगर ये बात करूं तो भगवान राम का मुद्दा पहले आ गया, है ना। तो अब ये हो गया कि जी कांग्रेसी कहते हैं कि हम भी कम भगवान राम के वो नहीं है, फिर हनुमान जी आ गए, अब भगवान श्री कृष्ण जी का भी चर्चा ये शुरू हो चुकी हैं। और ये जब पुख्ता तो अपनी इन्होंने ज़मीन कर लेनी जहाँ पे करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, ऐसा क्या माहौल बन रहा है जिसमें इन लोगों को जो शिक्षा है, जिसमें हमारे बच्चों ने आगे जाना है, हर वर्ग का बच्चा आगे जाएगा। बिल्कुल, तो वहाँ पर इनको क्या ऐसी, मैं अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वोट से दूरी नहीं चाहिए इन्हें? अब यही सोचने वाली बात है कि आज देखिए आप 12 जनवरी के बाद हाल लगा दिए कहाँ पहुँच गया। अभी तक इस मामले में सोशल मीडिया में ज़बरदस्त आंदोलन चल पड़ा है और अभी तक इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण जो है वो नहीं आया है और बड़े नेता जो है दूरी बना रखे हैं। मैं जितने बयान देख रहा हूँ उनमें कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे, कांग्रेस में पूरी तरह से खामोशी ओढ़ी हुई है। मैं वही बात करने जा रहा हूँ। आज सुबह मैंने जो हाई एंड के नेता होते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी, सेकंड लाइन जो होती है उनसे भी बात करने की कोशिश करी, कुछ ने फ़ोन उठा लिया, कुछ ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 90-10 की जो रेशो थी फ़ोन उठाने वालों की वो 90 थे, ना उठाने वाले 10% थे। लेकिन ये कहा गया, ये जवाब दिया गया कि भैया अभी हमारी पार्टी की जो लाइन है इस मुद्दे पे वो क्लियर नहीं है, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। और कुछ एक नेता तो ऐसे भी मेरे से टकरे जिन्होंने ये पूछा कि यूजीसी है क्या। तो आप अंदाज़ा
पंकज भाई यहाँ से लगाइए कि इनको पता नहीं है और पूरे देश में एक कहें कि एक जो असामान्य हालात हैं वो बनने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज भी आज़ादी के इतने बाद भी ये एक नई तरह का गुलामी का बेड़ा जो है, उसमें अगर दूसरों की बात करें, पक्ष की बात करें, जिनके पक्ष में उन्हें लग रहा है कि हम सही है, इसमें इकोनॉमी क्या बोलते हैं उसको, EWS, हाँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हाँ, उसका भी जिक्र है। तो इन लोगों को हमेशा अपना फिक्र रहता है, जो हमारे बच्चे बाहर जाएंगे कुछ करेंगे, सारी चीजें हैं, उसमें दलितों के बच्चे भी आएंगे, उसमें हम लोगों के बच्चे भी जाएंगे। कौन सा मैसेज दे रहे हैं ये लोग? देखिए, नेताओं के मैं साफ जवाब चाहूंगा अपने। देखिए, नेताओं के अधिकांश बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा यहाँ की व्यवस्थाओं से ज़्यादा उन्हें अंतर नहीं पड़ता है। बड़े नेता जितने हैं आप देखिए, सभी के बच्चे जो है, कोई बोस्टन में है, कोई ह्यूस्टन में है, कोई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनको यहाँ की व्यवस्था से नहीं चाहिए। और यही दुख की बात है कि अल्टीमेटली वहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा जाएगा, आम आदमी का बच्चा जाएगा, हिंदुस्तान का बच्चा जाएगा। हमारे बच्चे, मैं रुकूंगा यहाँ पे, हमारे बच्चों के पास आप स्कूलों में तब जाते हैं जब एनुअल फंक्शन हो या फिर कोई और ऐसा मुद्दा हो जहां पर आपने जाना है। आप कहाँ जाते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चों को आप ऐसी चीजें, शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को बाकी चीजों को, हर वर्ग के पेरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिंगल की नहीं कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष की नहीं कर रहा हूँ। माता पिता होते हैं। और आप लोगों के ही स्टडी टूर पे कितने IAS जाते हैं, कितने दूसरे लोग जाते हैं और कितने ही पॉलिटिकल लोग जाते हैं और विदेशों से जाके फोटो डालते हैं कि हम फलां यूनिवर्सिटी में आए थे, हम फलां यूनिवर्सिटी में आए थे। कौन सी शिक्षा ग्रहण करके आते हो आप? यहाँ पर आपकी जुबान पर ताला लटका हुआ है। आप लोगों को वोट एकजुट होके चाहिए। पब्लिक एक दूसरे के साथ जितनी मर्जी जुतम पैजार कर ले, आप लोगों को कोई लेना नहीं है। पंडित जी, आप इससे सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि नौकरियां देने की बात होती है, वहाँ कभी भी जो बैकलॉग पड़ा है OBC का, उसको भरने की बात कोई सरकार नहीं करती है। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उसमें इनकी खामोशी बताती है कि ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। लेकिन जो देश 21वीं सदी में जाने का दावा करता है, जो देश एक महाशक्ति बनने की बात करता है, इकोनॉमिकल पावर बनने की बात करता है, और उस दौर में हम एक बार फिर से उसी 50 साल पीछे उसी दौर में अगर हम चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे दुखद होगा। मुझे उम्मीद है कि अतिशीघ्र गृह मंत्रालय इस बारे में शिक्षा मंत्रालय इस बारे में कोई ना कोई स्पष्टीकरण जारी करेगा और इस बारे में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष भी सुना जाएगा। और निश्चित तौर पे सबसे बड़ी ज़रूरत है, जितने शिक्षण संस्थान है वहाँ समानता हो और किसी भी वर्ग का विद्यार्थी वहाँ पढ़े, वो खुद को सुरक्षित महसूस करे और वहाँ पे एक समान जो है वो शिक्षा हो और एक समान ही उनके साथ व्यवहार हो। इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा संविधान जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसमें स्पष्ट व्याख्या जो है समानता की व्याख्या है और उसको लागू करना हर सरकार का अधिकार है। लेकिन निश्चित तौर पे इससे पहले आपको लोगों से बात करनी चाहिए थी, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, उसके बाद ही इस तरह का कोई नियम लाना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है उदय, इस संबंध में सभी वर्गों से सरकार को बात करनी चाहिए और उनकी जो पूर्वाग्रह है उनका कहीं ना कहीं निराकरण करना चाहिए। तो बात वही आ गई कि आज जिस तरह से बात हुई कि डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, रुपया कहाँ पे है। हम तो रुपए से भी दमड़ी हुआ करती ना पुराने ज़माने में, फूटी कौड़ी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वैल्यू बढ़ती जाती थी। हमारी इन्होंने जो एक फूटी दमड़ी होती है ना, उस तरह से हालात बना दिए हैं। और अगर यही हालात रहे तो यूथ को जागना होगा, हमारे लोगों को जागना होगा, तमाम नेताओं को जागना होगा। जब मैं एक हिमाचल से जुड़ा हुआ ही तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो सीटें रिजर्व होती हैं ना, वहाँ पर भी खेल होता है, वहाँ पर भी महिलाओं के कोटे की बात होती है ना, तो मैक्सिमम ये होता है कि वहाँ पर अगर कोई महिला है तो वहाँ पर उस जो रिजर्व कैटेगरी की महिला है उनको टिकट दे दें और सामान्य वर्ग को एक तरह से बचा लिया जाता है। और उन महिलाओं में रिजर्व कैटेगरी की कई बार महिलाओं का भी हक नहीं मिलता है और उसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी की होती है उनको भी उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्योंकि सियासत के भीतर भी सियासत होती है। लेकिन आज जो समाज है उसको सोचना होगा कि करना क्या है। नेताओं के हिस्से पर मत बैठिए, ये तो आपके साथ किस्से गढ़ते हैं और जब इनकी हिस्सेदारी दर्ज होती है ना तो ये लोग पीछे भागते हैं आपके सामने। और मेरा तमाम नेताओं के साथ ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपका कोई पक्ष
क्योंकि जिनसे मैंने बात की है उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो लोग अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी की लाइन लेंथ का उदय इंतजार भाई, है। मैं आपको कहता हूं कि अगर सोशल मीडिया पे देखिए, एक मुद्दा कोई भी होता है, पूरी फेसबुक नेताओं के बयानों से भर जाती है, चुप बैठो। रोज प्रेस नोट आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाती है, लेकिन दुखद बात है, इतना बड़ा मुद्दा है, सभी नेताओं के मुंह पे जो है वो ताला लगा हुआ है, और इस समय जरूरत है कि वो समाज के सामने आए, और समाज में ये जो पूर्वाग्रह जो लोगों के बीच में है, उसकी उनके संशय को दूर कीजिए और एक समाज को बनाने में अपनी भूमिका अदा कीजिए, ना कि जनता को सिर्फ वोट बैंक समझिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि पुरानी चीज़ें जो हैं और जो नया दौर है, इसमें हम लोगों को पिछड़ा कौन साबित कर रहा है। अब एक वर्ग तो ऐसा भी होना चाहिए जिसे सियासत पछाड़ रही है, उसके लिए भी रिजर्वेशन का कोटा कर दीजिए आप, क्योंकि इनका कोटा बनेगा ना, तब आप लोगों का कोटा एडजस्ट होगा। हम लोगों को तो राशन का कोटा भी भिखारियों की तरह देते हैं और हम लोग उसे लेते हैं, और जब तक ये अधिकारों का हक जो है हमारा, उसके ऊपर ही नहीं चलेंगे, तो इसी तरह से होगा जिस तरह से अब हो रहा है। यानी जो यूजीसी के पक्षधारी नेता हैं वो भी चुप हैं, उन्हें भी है कि जो दूसरा वोट बैंक है हमारी कंस्टिट्यूंसी का, वो हमसे ना बिखर जाए, वो हमें छोड़ ना दे। इसी तरह से जो इसके विपक्ष में, या कहें कि जातिगत आधार पर जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हो सकता है, सत्ता पक्ष के लोग भी या दूसरे भी, तो उन्हें भी ये लग रहा है कि अगर दलित वोट बैंक पिछड़ गया, हमसे बिखर गया, तो क्या होगा। ये कोई नहीं सोच रहा कि समाज का क्या होगा। और मेरी आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने लिए मत दीजिएगा, लेकिन बच्चों को बच्चा समझ कर राय दीजिएगा, क्योंकि बच्चा हर किसी का बच्चा ही होता है। जातिगत ठप्पे हम लोगों के लगाए हुए हैं, और इन ठप्पों के साथ जो हमारे मुंह पे चपत जड़ी जा रही है और हाहाकार मचा है, लेकिन कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनता से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी अगर चाहें तो अपना पक्ष रखने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बातें करते हैं ना कि इसकी वित्तीय स्थिति वो है, उसकी वित्तीय स्थिति वो है, तो मेरा अनुरोध ही रहेगा कि हम धर्मशाला में उपलब्ध हैं, आप हमसे टाई अप कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। दोनों पक्षों से रहेगा मेरा, जो इसमें जिन्हें लाभ हुआ है वो भी और जिन्हें नुकसान हो रहा है वो भी, दोनों पक्ष सामने आए, क्योंकि आप लोगों के जो नेता हैं वो चुप बैठे हुए हैं। आप चुप मत बैठिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।